हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को मैं इतना धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग ने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स और इतने व्यूज़। सोचा नहीं था क्योंकि 1 साल हो चुका था ऑलरेडी, मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, लेकिन इतने टाइम बाद भी वीडियो मैंने किया डाला और काफ़ी लोगों ने उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा सबके कमेंट्स पढ़ के। तो आज ये वीडियो इसी पर है कि आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपके सवाल मेरे जवाब, और जो क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता है मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया है कि उसके लिए आप किसी दूसरे सोर्स को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती। जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है मैं नहीं दे पाऊँगी उसके बारे में। तो आप सर्च कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं से आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और मैंने आपके क्वेश्चंस लिख भी लिए हैं, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं ज़रूर उसको आपको बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने, तो कहीं ना कहीं सबके डाउट्स कवर अप हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंस के एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा रहेगा, लाइक बैंक या एसएससी जैसा, बैंक से लो। हाँ, तो सबसे पहले देखिए, बैंक और एसएससी में डिफरेंस है कि बैंक में करंट अफेयर्स आता है और करंट स्टैटिक जो रहता है वो भी करंट से रिलेटेड रहता है, और एसएससी का एक अलग ही है कि उसमें जीके जीएस सब कुछ आता है। तो यहाँ पर तो दोनों का मतलब आप दोनों का लेवल से वो नहीं बोल सकते इक्वल, है ना। लेकिन ये है एज सिमिलर टू बैंक था, क्योंकि मैं बैंक इंश्योरेंस इन सब की तैयारी कर रही थी, तो मुझे ईपीएफओ उसी के पैटर्न में लगा था। और हाई लो कुछ नहीं होता, जब हम तैयारी करते होते हैं तो सारे लेवल के क्वेश्चंस हम करते हैं प्री मेंस में। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मेंस के भी क्वेश्चंस आप बना लेते हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइड मी फॉर बुक लिस्ट। देखिए, बुक्स पे आप ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो छपती पहले हैं, तो उसमें कुछ अपडेटेड अगर कुछ रहता है तो वो नहीं आ पाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन सोर्सेज पर रिलाई करें। आजकल तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, अगर आप अनअकैडमी वगैरह भी है आपके पास, तो उसमें भी काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है। काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, हम सबके पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक के लिए मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, क्योंकि बुक का यूज़ मैंने भी एक टाइम तक ही किया है, उसके बाद मैं पूरा अपना ऑनलाइन ही रिलाई करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है। देखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया तो सेट किया हुआ नहीं है कि आपको मिनिमम इतने ही मार्क्स लाने हैं, है ना। तो आप अच्छे से अपना मॉक अटैम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लेके आ पाएँ। कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक। जब मेरा कंप्यूटर का था, हमारे इसमें तो आई थिंक कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट किसी एग्ज़ाम में, आई थिंक आरआरबी में, तो अंकुश लांबा सर ने एक कंप्यूटर का पीडीएफ या वीडियो कुछ शेयर किया था, उससे मैंने पढ़ा था। उसके बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं पता है, बट जहाँ से भी आपको मिलता है तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए। ट्रांसफ़र होता है क्या इसमें। देखिए, पहली चीज़ तो आप जहाँ से फिल करेंगे उसी स्टेट में आप रहेंगे, उस स्टेट में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। और बाकी इंटर स्टेट के लिए पहले कुछ पॉलिसी थी कि 7 ईयर्स के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन 7 ईयर्स बाद आपको वापस अपने ही जहाँ से आपने सिलेक्शन लिया उसी स्टेट में आना होगा। लेकिन अभी कोई एक ट्रांसफ़र पॉलिसी नई भी आई है एसएससी के लिए, तो जिसका अभी कुछ मतलब क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि उस पर स्टे लगा है कि क्या हुआ है, तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार अगर उस पर अप्रूवल हो जाता है तो फिर डिस्कस करते हैं उसके बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से अप्लाई किया है तो लाइफ टाइम दिल्ली में रहना पड़ेगा क्या। ऐसा नहीं है, आप क्लैरिकल पोस्ट पे रहेंगे तब तक आप उस स्टेट में रहेंगे। आगे आप अगर प्रमोट होते हैं ऑफिसर लेवल पे तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्लैरिकल जॉब में आपको उसी स्टेट में रहना होगा। एसएससी को क्वार्टर मिलते हैं क्या। हाँ बिल्कुल, मैं अभी अपने क्वार्टर में ही बैठी हूँ, आपको क्वार्टर टूर भी कराना है वो भी करवाऊँगी मैं। बस ये मेरा कमरा है, ये क्वार्टर ही है, तो मिलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस सिटी में आप पोस्टिंग हुई आपकी, तो वहाँ पर क्वार्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं, या अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि किसी किसी सिटीज़ में नहीं भी होते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें। देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप 2 सोर्स तो ज़रूर फॉलो करें, है ना। ऑडियो सोर्स, जो वीडियो सोर्स आप देखते हैं वो भी, और एक आप रीडिंग मोड में भी, जिससे आपकी इंग्लिश भी बेटर होगी, और जो हम देखते हैं वो पढ़ भी लेते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो आप एक रीडिंग मोड रखिए, एक वीडियो फॉर्म रखिए, और क्विजेस आप वेरियस सोर्सेज से लगा सकते हैं, ताकि आपने 2 सोर्स से जितना भी पढ़ा है वो आपका रिविजन हो जाए, है ना। और इससे भी रहेगा कि आपने कितनी चीज़ें रिटेन कर रखी हैं।
कर पाएँ आप। और करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस पे तो आप पढ़ते रहिए, वीकली जो क्विजेज़ आते हैं आई थिंक प्रैक्टिस मॉक या एक सोर्स है जिस पे वीकली, हाँ तो आप ऐसा देखिए कि अगर वीकली आते हैं तो वीकली क्विजेज़ भी लगाइए, फिर मंथली लगाइए, तो इससे आपका वीक बाय वीक भी प्रिपेयर होता जाएगा। और डेली तो आप कर ही रहे हैं और बाकी मंथ बेसिस पे भी। और जब मंथली हो जाएगा तो जब एग्ज़ाम आएगा तो आप पिछले 6 महीने का जब करेंगे रिविजन तो आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं। करंट अफेयर्स मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ो, इसको तो आपको डेली रूटीन में ही पढ़ना होगा। स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है? देखिए हमारे यहाँ है तो हैं स्टेनोग्राफर, बट मुझे उनका बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क पता नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको पता करके बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफओ में एग्जिट डेट अपडेट और पैसे निकालने के लिए क्या करें? हाँ तो देखिए आप ये अपना यूनिफाइड मेंबर होम पोर्टल होता है, उस पर आप यूएन नंबर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको सर्विसेज में, या फिर नहीं, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके प्रोफाइल में मार्क एग्जिट करके आएगा, है ना। तो जो भी आपने लास्ट जॉब किया हुआ है तो उसका एग्जिट डेट मार्क आप खुद कर सकते हैं। ये चीज़ ना ही इसमें आपको एम्प्लॉयर की ना ही किसी और की ज़रूरत है, आप एग्जिट मार्क खुद कर सकते हैं। और आप अगर कर चुके हैं और आपसे दोबारा नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कीजिए। और मार्क एग्जिट होने के बाद आप बोल रहे हैं कि विड्रॉल के लिए क्या करें, तो विड्रॉल के लिए भी अगर आपको फाइनल पेमेंट के लिए करना है तो फॉर्म 19 आप अप्लाई कीजिए फॉर पीएफ विड्रॉल, और फॉर्म 10C ऑनलाइन अप्लाई कीजिए फॉर पेंशन अमाउंट विड्रॉल। और अगर आप नौकरी में हैं और आपको एडवांसेस निकालने तो फॉर्म 31 अप्लाई कीजिएगा, उसमें डिफरेंट पैराज आते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कंस्ट्रक्शन, इलनेस किस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग पर डिटेल वीडियो। ठीक है, इसके लिए मैं बता दूंगी टाइपिंग के लिए, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो आप मेंस एग्जाम पर फोकस कीजिए, है ना। वर्कलोड रिलेटेड ऑफिस टाइमिंग कौन सी बुक बेटर रहेगी? देखिए वर्कलोड का तो मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट हमारे यहाँ डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट में वेरी करता है वर्कलोड। जैसे अकाउंट सेक्शन में अगर कोई पोस्टेड है तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, मैं खुद 2 साल वहाँ करके आई हूँ तो मुझे पता है। और आपने कहा था कि सैटरडे और संडे को भी जाना होता है क्या? हाँ तो देखिए अगर आपकी पेंडेंसी है और आपको लग रहा है कि मंडे को मेरे पास बहुत वर्कलोड हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको कोई बोले या ना बोले, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल अगर आप हैं अपने काम के प्रति, अपनी हर चीज़ के प्रति, तो आप डेफिनेटली खुद से चले जाओगे, किसी को बोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी हमारे ज़्यादा पेंडेंसी पूरे ऑफिस में होती है, हायर अथॉरिटी अगर ऑर्डर निकालते हैं तो ज़रूर हमें जाना होता है, उसमें हम हायर अथॉरिटी के ऑर्डर को डिनाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफिस टाइमिंग का आप पूछ रहे हैं तो ऑफिशियल टाइमिंग है 9:15 to 5:45, बट ये भी वेरी करता है, शाम को अगर काम है तो आपको लेट रुकना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग स्पीड 10 ही है, कैसे बढ़ाऊँ? ये तो आपको प्रैक्टिस करके ही बढ़ानी होगी, इसका कोई ऐसा उपाय तो है नहीं कि आप एक कैप्सूल खा लो और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और सबसे पहले तो मेंस पे फोकस कीजिए। अगर आपका मेंस एग्जाम अच्छा होता है तो आपको खुद ही अंदर से लग जाएगा कि अब मुझे प्रैक्टिस टाइपिंग की स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी आप टाइपिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा अपना फोकस मेंस पे रखिए। नेक्स्ट, ग्रॉस सैलरी यूपी में पोस्टिंग किस सिटी में मिल सकती है? देखिए तो आपने स्टेट से अप्लाई जैसे किया है जिस भी स्टेट से, तो वहाँ पर जहाँ भी रीजनल ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ आपकी पोस्टिंग होगी और एज़ पर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये मैं भी एमपी से हूँ, बट जहाँ मेरा होम टाउन है वहाँ मुझे पोस्टिंग नहीं मिली है क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी उस टाइम वैकेंट नहीं था। ग्रॉस सैलरी 29,200 इसमें बेसिक सैलरी है और बाकी अलाउंसेस ऐड होके 40K तक पहुँच जाता है, 40 to 50। अब मैं क्वार्टर्स में रहती हूँ इसलिए मेरा HRA भी डिडक्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक ऑनलाइन टीचर। देखिए इंग्लिश के लिए आप किसी भी बुक से एक बार पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ लें, बाकी फिर उसके बाद आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रामर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें ताकि आपके रूल्स और ब्रशअप होते जाएं, ठीक है। लेकिन ग्रामर ऐसी पढ़ने वाली चीज़ नहीं कि आप बार बार उसको पढ़ते रहो। आप इंग्लिश के लिए सबसे मेन डेली एडिटोरियल पढ़ो, इंग्लिश का कोई भी आर्टिकल पढ़ो, और जब आप पढ़ रहे हो तो पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अंडरलाइन करो, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे, कॉपी लो, अपनी वॉकेब्स खुद बनाओ। जैसे वॉकेब्स याद करने का कुछ लोग सोचते हैं हम 5-5, 10-10 वॉकेब कहीं से उठा लें और उसको याद करें, तो ऐसे याद नहीं होगा। आप कुछ आर्टिकल उठाओ, उसके रेफरेंस में जब आप वो वर्ड लिखोगे और उसका मीनिंग लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है और उसका मीनिंग उस सेंटेंस में क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना वॉकेब का एक कॉपी बना लीजिए, जितने भी एक आर्टिकल में 10-15 जितने वॉकेब्स आपको मिलते हैं उनका आप वर्ड लिखिए और मीनिंग उसका हिंदी में लिखिए, ठीक है।
तो अगर आप इंग्लिश डेली रीड करते हैं, इंग्लिश का आर्टिकल, वेदर इट्स एडिटोरियल या जो भी, आप डेली बेसिस पे अगर इंग्लिश को रखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको ये सभी चीज़ों में काम आएगी। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अगर आप रीड करते हो सिर्फ इंग्लिश के पेपर में काम आएगा, ये आपका मैथ्स में, रीजनिंग में, सब में, क्योंकि कभी कभी इंस्ट्रक्शंस हमें मैथ्स में भी घुमा के दिए जाते हैं, है ना। तो उसको अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाए तो हम करना कुछ था और करके कुछ और आ गए, ठीक है। तो ऐसे आप अपने रीडिंग स्किल्स बढ़ाइए और बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करते रहिए। और टीचर के लिए तो देखो, अगर अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी हैं, अगर कोई पेड नहीं ले सकता तो फ्री क्लासेस भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे एजुकेटर हैं। आप एक हफ्ते देखिए इंग्लिश के लिए 2-4 एजुकेटर्स को, फिर आपको जो बेस्ट लगता है उसको कंटिन्यू कीजिए। सैलरी स्लिप शेयर कर सकते हैं क्या? मैंने आपको सैलरी का बता ही दिया। अब इसमें सैलरी स्लिप शेयर करने जैसा तो कुछ है नहीं। बाकी ऑफिशियल चीज़ें मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा चीज़ें ना शेयर करूँ, ठीक है। ट्रांसफ़र पॉलिसी डिमांड करके किस स्टेट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं क्या? डिमांड करके तो कैसे आप कराएंगे? आप क्या बोलते, किस स्टेट में? आपको बताया है ना कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो फिर आप एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए ही वहाँ पर जा पाएंगे, 7 साल जो था। और बाकी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या कहती है वो देखते हैं अभी। जॉब प्रेफरेंस स्टेट सेलेक्ट किया, कहाँ जॉब लगेगी? जिस स्टेट से आपने फिल किया है वहीं पर आपकी जॉब लगेगी। EPFO SSA एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, देखिए किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अलग अलग नहीं होती है। अगर आप कंटिन्यू मोड में तैयारी कर रहे हैं तो एक ही स्ट्रेटजी होती है कि आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि EPFO एग्ज़ाम आ गया तो मैं उसकी स्ट्रेटजी अलग बनाऊंगा, LIC आ गया तो अलग बनाऊंगा। और अपनी अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग होती है, किसी की स्ट्रेटजी आपको नहीं फॉलो करना। आप देखो, आप दिन भर में कितना टाइम स्टडी को देते हो, कितना दूसरी चीज़ों को देते हो, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी आप खुद बनाइए। आपको लगना चाहिए जब आप रात में सोते हैं कि मैंने सेटिस्फाइड पढ़ाई की है, मैंने अपना दिन वेस्ट नहीं किया है, तो वो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। बाकी मैं आपको अगर बता दूं आप इतने टाइम ये करो, इतने टाइम वो करो, ये कर लो, नहीं। आप कर तो लोगे फॉलो, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ नहीं आएगी कि मैंने कुछ किया है। तो आप खुद से बनाइए और जो आपको अच्छा लगता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, कितना टाइम मेरे पास है, कितनी चीज़ें मुझे प्रिपेयर करनी है, मैं किस लेवल पे हूँ, उस लेवल से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ कितना है? ऐसा तो मैंने कहीं नोटिस नहीं किया नोटिफिकेशन में कि सेक्शनल कट ऑफ डिफाइन किया हो। बाकी आप देख लीजिएगा अच्छे से इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग विल बी ऑन प्रीलिम्स डेट और आफ्टर 1 मंथ? नहीं, देखिए पहले हमारे टाइम पे तो प्रीलिम्स हुआ था, देन फिर मेंस हुआ था, और मेंस के साथ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, और डिस्क्रिप्टिव के बाद, मतलब मेंस और डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आने के बाद जो क्वालिफाई हुए थे उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, है ना। तो टाइपिंग सेम डे नहीं है। आपका मेंस एग्जाम होगा, इस बार प्रीलिम्स तो हटा ही दिया है, एक ही एग्ज़ाम है, उसको आपको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं वो टाइपिंग के लिए जाएंगे। टाइपिंग कहाँ से करेंगे? टाइपिंग क्या है, हाँ, टाइपिंग कहाँ से करेंगे? देखिए अभी तो आप मेंस एग्जाम पे फोकस कीजिए, उसके बाद आपको वेरियस सोर्सेज मिल जाएंगे। आप गूगल पे भी डालेंगे ऑनलाइन टाइपिंग तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे आपको एक ब्लैंक बॉक्स टाइप का दिया जाएगा जिसमें आप टाइपिंग करेंगे, और आपको एरर वगैरह सब शो कर देगा वो, कि कितनी आपकी स्पीड, वर्ड्स पर मिनट आ रहे हैं, कितने की स्टॉक्स हो रहे हैं, कितना आपका एरर आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अभी आप इस चीज़ पर टाइम वेस्ट ना करें, उसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। पहले आप मेंस पे फोकस कीजिए। स्टाफ को क्वार्टर्स मिलते हैं क्या? हाँ, कितने रूम मिलते हैं? 1 BHK का है मेरा, 2 रूम है, बेडरूम है, एक बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ का बरामदा है, काफ़ी मतलब अच्छा स्पेस है, एक फैमिली पूरी रह सकती है, ठीक है। मैं तो अकेले हूँ तो मुझे काफ़ी बड़ा ही पड़ता है। पब्लिक डीलिंग होती है क्या? हाँ, होती है पब्लिक डीलिंग, है ना। क्योंकि जो अगर अकाउंट्स में जैसे पोस्टेड है तो कोई फाइल चल रही है, तो अगर मेंबर आया है तो हमें फाइल देख के ही बताना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि नीचे जो PRO हैं, हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, कोशिश करते हैं कि वहाँ से चीज़ें उनको बता दी जाए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें डील करना ही होती है। कंसर्न डीलिंग असिस्टेंट ही उसको बता पाएगा, तो उतना नहीं होती जितनी बैंक जैसा, लेकिन फिर भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि होती ही नहीं है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ, इतने सारे चैनल हैं, किसको फॉलो करूँ? देखिए स्टार्टिंग में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जितने चैनल्स के बारे में पता है, ठीक है, कि ये एजुकेटर अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स, ये रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनका आप एक हफ्ते फॉलो करके देख लीजिए। क्योंकि सब पर्सन्स का अलग अलग रहता है, किसी को किसी का समझ में आता है, किसको किसका समझ में आता है। तो मैं अगर किसी एक व्यक्ति का नाम ले लूँ तो वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि आपको किसका समझ में आ रहा है आप उनको फॉलो कीजिए, है ना। यूट्यूब और अनअकैडमी वगैरह और जितने भी सोर्सेस हैं ऑनलाइन आप देख लीजिए, आपको जो भी सही लगता है। अगर आप
परचेस करना चाहते हैं तो परचेस भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्री में भी बहुत सोर्स है। बस ये है कि हमको अपना थोड़ा टाइम दे के उसको सर्च करना होता है, मिलता सब कुछ है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो देखिए किसी ने बोला है कि मैं जनरल से हूँ बट मैंने ओबीसी से फिल कर दिया है ना, तो करेक्शन के लिए मैंने भी देखा था नोटिफिकेशन में कि ड्यूरेशन फॉर करेक्शन उसमें लिखा है 27 to 28 अप्रैल, मतलब 2 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन के लिए। तो अभी आप परेशान मत होइए, अभी आप कोशिश कर लीजिए। जो आप रजिस्ट्रेशन क्वेरी वगैरह कुछ कह रहे थे, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है या सपोर्ट टीम का कोई मेल वगैरह दिया हुआ है तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और नहीं होता है तो 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे, उसमें देख लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम से रिक्रूटमेंट तक, हाँ, एग्ज़ाम से लेके फाइनल रिक्रूटमेंट तक कितना टाइम लगता है? तो देखिए हमारे टाइम तो बहुत समय लग गया था, क्योंकि 2019 में इसका रिक्रूटमेंट आया था, प्री मेंस भी हो चुके थे, लेकिन फिर कोविड लग गया था, तो पूरा साल हमारा 2020 के जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा साल गया। फिर 25 दिसंबर 2020 को हमारा टाइपिंग टेस्ट था और फाइनल रिजल्ट आया था जनवरी 2021 में। तो इसमें तो काफ़ी समय लग गया था, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, तो हो सकता है सब कुछ जल्दी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपिंग का वीडियो किस कैटेगरी में कितना % एरर अलाउड है? ऐसे कैटेगरी वाइज कहीं नहीं है कि इतना % इस कैटेगरी को, इतना % इस कैटेगरी में वो करना है, इतना करेक्ट, इतना एक्यूरेसी अलाउ है, ये सब तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। देखिए आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश कीजिए आपका 95 to 100 एक्यूरेसी रहे। वहाँ पर तो आपकी रेस्ट्रिक्टिव टाइपिंग रहेगी कि आप जब टाइप करेंगे तो अगर आप रॉन्ग टाइप कर रहे हैं तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप वहीं रुकते जाएंगे, आपको डिलीट करना पड़ेगा सब कुछ, तो वहाँ आपका टाइम लॉस होगा, तो वो आगे आपको बढ़ने ही नहीं देगा। यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको रेड दिख जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में जो एक्यूरेसी % आता है वो आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो कम ना हो, उसको मेंटेन रखिए, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा कर लेंगे। ऑफिस टाइमिंग एंड प्रमोशन टाइमिंग, देखिए ऑफिस टाइमिंग तो ऑफिशियल बता दिया मैंने आपको 9:15 to 5:45 है, बट ये वेरी करता है काम के अकॉर्डिंग, है ना। प्रमोशंस का मैं बता दूंगी आपको, अभी मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, हम भी अभी नए हैं तो इतना ज़्यादा सब चीज़ों का नहीं है ना। जैसे ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको गलत जानकारी और आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहती, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि जिन क्वेश्चंस का आंसर मुझे नहीं पता, मैं भी अच्छे से उनको पता करके फिर आपको बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क प्रेशर बहुत रहता है एसएससी में, सैटरडे संडे को भी जाना पड़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, तो देखिए वही बात आ गई यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है। और मैं खुद बोलूँगी, मैं खुद इवन मुझे याद है, हाँ, एक संडे को मैं ज़रूर गई हूँ, और बाकी सैटरडे तो मैं काफ़ी गई हूँ जब मैं अकाउंट सेक्शन में थी। ये यहाँ पर बात वही आ जाती है, अपने वर्क की पेंडेंसी प्लस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने काम को कितना पेंडिंग, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मंडे को मैं ओवरबर्डन हो जाऊँगा तो डेफिनेटली आप, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सैटरडे को आना ही आना है। अगर आपका काम है तो आप जाइए, अगर आपने काम फ्राइडे को ही मैनेज कर लिया और आप मंडे को कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, सैटरडे संडे छुट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए? वर्क लाइफ बैलेंस, देखिए अभी जब मैं अकाउंट्स में थी तो काफ़ी काम होता था वहाँ पर, तो उस टाइम तो मुझे इवन 8:30-9 भी बज जाते थे, बट अभी मेरा डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है तो थोड़ा टाइमिंग में आ जाती हूँ, जो ऑफिस टाइमिंग है। कस्टमर डीलिंग अगर होता है तो इसका मैं आंसर आपको दे चुकी हूँ। पीएफ अकाउंट में फादर नेम रॉन्ग है, ठीक कैसे करें? तो देखिए फादर नेम के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेम और डीओबी के लिए होता है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, अपने फादर का आपको नेम करेक्शन कराना है तो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसमें आप रॉन्ग डिटेल्स और करेक्ट डिटेल्स फिल करते हैं एज पर आधार। ठीक है, तो आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन लीजिए, उसको फिल कीजिए, अपने एम्प्लॉयर से अटेस्ट कराइए, आप अटेस्ट कीजिए, और एडिशनल जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, जितने डॉक्यूमेंट्स आपके सपोर्टिंग में होंगे तो वो आप ऑफलाइन मोड में, है ना, ऑफलाइन मोड में आप पीएफ ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो बस आपका जो भी आपका कंसर्न ऑफिस रहेगा वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप नियर बाय जो भी ऑफिस हो, लेकिन ये फादर नेम करेक्शन ऑफलाइन ही होगा, मतलब आपको फॉर्म फिल करके ही देना होगा, ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम बने रहिए इस चैनल पे, मैं और भी वीडियोस अब पोस्टेड करते रहूँगी। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, लाइफ है, एग्ज़ाम्स हैं, सब चलता रहता है, किसी भी चीज़ को बिल्कुल ये नहीं मान लेना अब यही है, इसमें नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ठीक है, सब हो जाता है, भगवान ने सबके प्लान सेट कर रखे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।
गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।